इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी बुक 36 अध्याय 4 जाबिर हुसैन सांवले सपनों की यादें। इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो जाबिर हुसैन लेखक का नाम है। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में ननही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। वे बिहार के थे। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के अध्यापक रहे, प्राध्यापक रहे, मतलब प्रचार भी करते थे उसका। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। कहाँ से? मुंगेर जिला से। वह मंत्री बने बाद में। फिर उसके बाद सन 1995 से बिहार विधानसभा के सभापति हैं और 1995 से बिहार विधानसभा परिषद के सभापति हैं। अब भी ये मर चुके हैं, जिंदा नहीं है। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषा में सामान्य अधिकार के साथ लेखन करते थे। और देखो, बिहार से रहते हुए भी उनको भोजपुरी में उनका नाम ही नहीं है। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, ठीक है, अतीत का चेहरा, लूंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्ष को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षित आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई है। मतलब जो भी वो डायरी लिखे हैं, चाहे जो भी उसमें उपन्यास लिखे, किताब लिखे, लेख लिखे हैं, वो सब प्रशंसा की बहुत ज्यादा उनका प्रशंसा हुआ, बहुत ज्यादा चर्चित भी रहे हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है। जो डायरी लिखने में, डायरी विद्या जो होती है, उसमें एक अलग ही प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है, नया है। मतलब जिस तरीके से वो लिखते थे वो एकदम नया था उस जमाने में। प्रस्तुता पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक, जिसको विज्ञानी बोलते हैं, विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया उनका स्मरण है। देखते हैं क्या लिखते हैं। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। इसमें बताया जाता है, सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्तित्व, मतलब उनका विचार, उनका किस तरह विचार था, वो किस तरह इंसान थे, चरित्र का प्रस्तुत किया है। व्यक्तित्व चित्र का प्रस्तुत किया, मतलब जैसे वो थे उनको प्रस्तुत किया गया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। यहाँ भाषा की बनावट और जो ये लिखा गया है शैली में, वो दिल को छूता है। आप पढ़ो तो जानते हो ना, पढ़ोगे तो जानोगे कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सवाले सपनों का एक हुजूम मौत के खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। मतलब उधर जा रही है। कोई रोक टोक सके जहां कहां संभव हो, ये कहां संभव हो। कोई पंछियों के हुजूम को रोक सकता है? असंभव, नहीं रोक सकता। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। अपने कंधों पर सौलानिया की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, अंतिम सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से विभिन्न था, अलग था। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। मतलब वो आखिरी बार जा रहे हैं किधर से। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो जाते हैं जो जिंदगी के आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में सो जाते हैं, मौत के गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगी। अगर कोई अपने दिल, अपनी हरारत, अपनी जिंदगी, अपने दिल के धड़कन को देखकर सोचेगा कि हम अपने आत्मा को अपने शरीर में फिर लौटा दें निकलने के बाद, ये नामुमकिन सा हो जाता है, असंभव।
नहीं हो सकता है ना। मुझे नहीं लगता कि इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। मतलब लेखक लिखते हैं, मुझे नहीं लगता कि इन सोए हुए मतलब मरे हुए लोगों को जगाना भी चाहिए। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, सालिम अली ने यह कहा था। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और अवसारों को वह प्रकृति के नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता मतलब एक रोमांच का अलग ही स्रोत तरंगे फुटता महसूस कर सकता है। अब देखोगे कभी कभी सुबह सुबह जब आपके कान में सुनाई देगा चिड़िया का चहचहाहट, चिड़िया चुई 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 करती है, सबसे पहले तो गुस्सा आएगा। रात को मच्छर से सोया नहीं और सुबह में यह मेरे को सोने नहीं देती। लेकिन जो लोग चिड़ियों की चहचहाहट में उठ जाते हैं वो कभी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन अपने गलत रख रखाव की वजह से वो बीमार पड़ते हैं। जैसे में ठीक है, आप सुबह उठ गए, लेकिन सुबह उठकर जो कचरा आप खा लिए हैं, कचरा जाएगा कहाँ? कचरा मत खाओ, आप जिंदा रहोगे, ज्यादा दिन चलोगे। एहसास की ऐसे ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मतलब इसी तरह उबड़ खुबड़ जमीन पर जन्मे एक प्राणी का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। ये किसी को पता नहीं कि वृंदावन में रासलीला कृष्ण ने कब रचा और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना कब बनाया। अब गोपियों का निशाना कब बनाया कोई नहीं जानता, लेकिन सब अनुमान लगा सकते हैं। कब माखन भरे भोरे फोड़े, मतलब कब माखन भरे भंडा फोड़े और कब क्या किए किसी को नहीं पता। दूध उछाली से अपने मुंह भरे थे वो भी नहीं पता। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था यह भी नहीं पता। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बांसुरी बजाई थी यह भी नहीं पता। बांसुरी को बंसी भी बोला जाता है। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी यह भी पता नहीं। यह सब कब हुआ था पता नहीं। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएगा। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है कि जैसे बस कुछ ही क्षणों में वे कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छू जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? वृंदावन कभी भी कृष्ण के बांसुरी से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में मिथक मतलब सपनों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मतलब सपनों की बात करने से पहले हम उस कमजोर आदमी के बारे में, कमजोर शरीर के बारे में मालूम करते हैं जिनको सालिम अली का नाम से जाना जाता है। उमर को साथी तक पहुंचाने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई। सफल नहीं हुआ जो रोशनी
उनको चाहिए वो मरते दम तक अपने पास रखे थे। मरेंगे तो साथ लेकर मरेंगे, अपने सपनों की दुनिया, अपने हर लम्हा को अपने साथ लेकर मरेंगे, यही जुनून होना चाहिए। पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति, पक्षियों की तलाश और उनके हिफाजत के प्रति समर्पित थे हमेशा वो। सालिम अली के आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। मतलब सलीम अली के आंखों पर जो चश्मा लगा था वो उनके मौत के बाद ही उतरा, पहले नहीं उतरा। उन जैसे वार्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं, और लास्ट में बिना दूरबीन बिना चश्मा के भी देखे जाते थे सालिम अली। दूर क्षितिज तक, मतलब दूर दूर इलाके तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसे ही जादू था जो प्रकृति को अपने घर में बांध लेते हैं। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। मतलब प्रकृति के प्रभाव में वो आते नहीं थे, प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे। ऐसे वो कायल इंसान थे, मतलब ऐसे वो महान इंसान थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसी खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, बहुत मेहनत से बनाई थी। इसके चढ़ने में उनकी जीवन साथी, जिनका नाम था तहमीना, ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। तहमीना शायद उनकी पत्नी हो, बचपन से ही उसके साथ रहते उसके साथ ही रह गए। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिलते हैं। किससे? चौधरी चरण सिंह से। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। वो जानते थे कि पहला बरसात का पानी आता है तो किस तरह किसानों का मन खिल जाता है। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। पर्यावरण का संभावित खतरे के बारे में जो चित्र सालिम अली ने चौधरी साहब के पास रखा, इससे चौधरी साहब के आंखें नम हो गई थी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। सालिम अली भी नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? हम लेंगे। हम वादा करते हैं कि नए भारत को नए तरीके से रचने का संकल्प लेते हैं। आप सभी भी इसको जरूर लेना। क्या लेना है? जो अब फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। मैं आते किसानों के लिए बहुत अच्छा काम करूंगा जिस दिन भी। ऐसे भी हम चाहते हैं कि हम लोगों के भलाई करते रहें, और ऐसे भी करते ही हैं। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? कौन बचा है जो पक्षियों की वकालत करेगा, चाहे वो पक्षी कहीं के हो, लद्दाख के बर्फीली जमीनों की हो, हिमालय की हो, चाहे दूसरे देश की हो। सालिम अली ने अपने आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। इसका मतलब हिंदी है फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया कि डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती थी कि ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा बातें जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सदा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरे रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो।
पत्नी बोल रही है, भले ही लॉरेंस हमारे रगों में, हमारे हड्डियों में, हमारे खून में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को याद का शब्दों का जमा पहनाना, मतलब शब्दों में पिरोना और शब्दों में पिरोकर आप सभी को बताना बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रहती है। तो गौरैया ही सबसे बेसी जानती है लॉरेंस के बारे में। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी बचपन में ईयरगन रखते थे। ईयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वो गौरैया सारी जिंदगी खोज के नए नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। जिस चिड़िया को गिराए नीले कंठ वाले, वो उनको सारी दुनिया में, सारी जिंदगी में नए नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। जिंदगी की ऊंचाइयों में कभी वो भटके नहीं। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वो क्या बन गए थे? नैसर्गिक जिंदगी का प्रारूप बन गए थे। एक तरह से प्रकृति के लिए जीना बस। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। मतलब सब लोग आशा करता है कि वो एक टापू बनेंगे, लेकिन सालिम अली एकदम अथाह सागर बनकर वापस आए थे। जो लोग उनके भ्रमशालीन स्वभाव और उसकी यायावरी से परिचित हैं, मतलब उनके भविष्य, उनके व्यवहार, उनके चरित्र, उनके से परिचित हैं, उनके भावनाओं से परिचित हैं कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। वे आज भी पक्षियों के खोज में ही निकले हैं, कहाँ मिले। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन, गले में पहले चश्मा लटका कर लोग पहनता था ना, तो दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट जाएंगे। जब तक वे नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मतलब जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? नहीं। मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? मतलब पत्नी नहीं, लेखक बोल रहा है कि मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? यह ऐसे प्रतिपादन होता है अपने मित्र, अपने सखा, अपने दोस्त, अपने जान, अपनी कुर्बान को वापस पाने के लिए। यहाँ पर आपका यह पाठ खत्म होता है। क्वेश्चन में बता देता हूँ, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? जिस दिन से वो गोली मारकर एक नीली कंठ वाले चिड़िया को गिराए थे। 2 नंबर, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री का नाम क्या था जल्दी से कमेंट बताइए, सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा? मतलब कौन सा चित्र दिखाया होगा जिसे उनकी आंखें नम हो गई थी? 3 नंबर, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बात जानती है, मुझसे भी ज्यादा? 4 नंबर, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। जिस तरह लॉरेंस दुनिया में जीना चाहते थे, उस तरह ये भी जीना चाहते थे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगी? ठीक है। गौ नंबर, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे, क्यों? देखिए, इसको आंसर तो मैं भी बता सकता हूं, लेकिन आंसर मैं क्यों बताऊं? आप क्या करोगे? अच्छा डालोगे, बनाओ आप आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। 6 नंबर, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। 7 नंबर, सांवले सपनों की याद शीर्षक के सार्थकता पर
टिप्पणी कीजिए। तो सांवले सपनों की यादें शीर्षक क्यों हुआ, इस पर टिप्पणी करना है। और रचना और अभिव्यक्ति कोई खास नहीं है। पाठ्येतर सक्रियता यह भी कुछ खास नहीं है। ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ जरूर याद करना, याद नहीं करना, केवल एक बार पढ़ लेना है बस, दिमाग में होना चाहिए। साथी 100 वर्ष का समय, शोक चंचल, ऊपर मैंने बताया ना शोक चंचल। मिथक प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवी स्थितियों में नए अर्थ का वहन करती है। मिथक सपना, एक तरह से ये समझ लो। अवसार, ये शब्द आया ही नहीं था, उसका मतलब होता है निर्झर झरना। हरारत, हरारत आया था और गर्मी। नरसिक का मतलब होता है सहज और स्वाभाविक, स्वाभाविक जीवन से अपने मतलब स्वाभाविक क्या, हर चीज के लिए उपस्थित। फिर अगला पाठ पढ़ते हैं चपला देवी। चपला देवी में बताया जाएगा नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सलीम अली का जन्म 12 नवंबर 1986 में हुआ, मृत्यु 20 जून 1987 में। उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। लेकिन मृत्यु नहीं ऊपर बताया गया है, मृत्यु नीचे बता दिया गया है, जिसे आप पढ़ भी लेना एक बार। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको जो भी दिक्कत हो, सलाह देना है, फीडबैक देना है, आप कमेंट करके दे दीजिएगा। धन्यवाद।